आपका राज्यसभा टीवी में आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में बात होगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव के हादसे की। आपको बता दें कि एक संयंत्र में जहरीली गैस के लीक होने की वजह से करीब 10 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने फौरन मृतकों के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया। इस हादसे के बाद केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया, बैठक की और इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थिति पर पूरी जानकारी ली और समीक्षा की। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज से वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो गई है, तो विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए क्या कुछ कदम आज उठाए गए हैं, इसका अपडेट आपको देंगे। और आपको बताएंगे कि आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर अनुसंधान के लिए एक ऐप संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। क्या इसकी खासियत है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और ये उम्मीद जताई कि कोविड-19 के संकट से पूरी दुनिया एकजुटता के साथ निपट लेगी। इस चुनौती को हम पार पा लेंगे। जानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने क्या कुछ हमारे साथ जानकारी साझा की है, देश में क्या स्थिति है कोविड-19 की, और दुनिया पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव हादसे की खबर का पता चलते ही प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाके में गैस रिसाव को तुरंत रोका जाए और पीड़ितों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। प्रशासन की तरफ से तेजी से उठाए गए कदमों के चलते गैस रिसाव पर जल्द ही काबू पा लिया गया। Central government is mobilizing specialized CBRN teams from Pune, where we have the core capacity on CBRN of NDRF located, and fly them onto the site to see what is the kind of technical support that can be provided to the plant, to the state authorities, to the local authorities as well. We are also mobilizing from the central government specialized technical support to assist the medical practitioners in the area who may not have dealt with this kind of chemical emergency. How do you deal with people who have exposed from the medical perspective? गैस रिसाव की घटना के मद्देनजर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि गैस रिसाव पर काबू भले ही पा लिया गया हो, लेकिन जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते तब तक NDRF की टीम इलाके में ही मौजूद रहेगी। Now things are under control. I would say that the leakage situation is much better now, in the sense that the silo that was leaking is now down to minimal, and there is hardly any leakage there. But as I say that, I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged, and other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken. गैस रिसाव की वजह से जो लोग बीमार हुए हैं उनका इलाज विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल और विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अस्पताल जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को राहत देने के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई। घायलों को भी नकद सहायता दी जाएगी। घटना को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सुझाव दिया है कि भले ही गैस के खतरे को बेअसर कर दिया गया हो, लेकिन लोगों को अभी घरों के अंदर ही रहना चाहिए। अगर आंखों या त्वचा में जलन हो तो पानी से धोने की सलाह भी दी गई है। Inhalation से it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. First thing that one needs to do is remove the individuals from the affected area, and as you've heard, that has been done aggressively since early morning.
Individuals, because of exposure that can happen through clothes are to be removed. The exposed eyes can be washed with water, and you can use an absorbent like tissue or towel to clean the skin so that the deposition of the skin is clean. Water can also be used, and then these individuals have to be monitored for any breathing difficulty and for any drowsiness, because like I said, it can affect the lungs but can also affect the brain. दरअसल विशाखापत्तनम में गोपालपत्तनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में स्थित पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के संयंत्रों से बड़े पैमाने पर स्टायरीन गैस का रिसाव हो गया था। ये दुर्घटना आज तड़के हुई, जिससे संयंत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर इसका असर पड़ा। रिसाव के बाद लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और उल्टी आने की शिकायतें की। गैस रिसाव की वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। उन्होंने बताया कि हर दिन कोविड-19 के 95,000 टेस्ट देश में हो रहे हैं और अभी तक देश में 13 लाख कोविड-19 के टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालत की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने का प्रतिशत लगातार सुधरा है और अब ये 28.83% पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि करीब 53,000 मामलों में से 4.8% मरीजों को आईसीयू में रखा गया है और 1.1% मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत है। वहीं 3.3% को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। राज्यों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को 29 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स, 62 लाख से ज्यादा N95 मास्क पहुंचा दिए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और अर्ली डायग्नोसिस पर जोर देने को कहा है। आज 327 सरकारी लैब्स और 118 प्राइवेट लैब्स सारे देश में हम लोगों ने विकसित कर दिए हैं और इस समय हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 95,000 टेस्ट की प्रतिदिन है सारे देश में। 13,57,442 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संतोष की बात यह है कि बहुत कम प्रतिशत हमारे मरीज वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन पर या आईसीयू के बेड्स पर हैं। केवल 1.1% वेंटिलेटर पर, 3.3% ऑक्सीजन पर और 4.8% आईसीयू बेड्स पर है। सारे देश को 62.77 लाख N95 मास्क और 29.06 लाख पीपीईज हम अब तक सारे देश को दे चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि देश में 130 हॉटस्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 284 नॉन हॉटस्पॉट जिले हैं और 319 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 का संक्रमण नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि 180 ऐसे जिले हैं जहां 7 दिन से कम में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया और 164 ऐसे जिले हैं जहां 14 से 20 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा। इसके अलावा 136 ऐसे जिले हैं जहां 21 से 28 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा है। सारे देश में 180 ऐसे जिले हैं जो पिछले 7 दिन से कम में वहां कोई भी केस नहीं आया। 180 जिले ऐसे हैं जहां 7 से 13 दिनों के बीच से कोई केस नहीं आया। 164 ऐसे जिले हैं जहां 14 से 20 दिनों के बीच में कोई केस नहीं आया और 136 ऐसे जिले हो गए जहां
21 से 28 दिन से कोई केस नहीं आया। पिछले 14 दिन में 10.6 और पिछले 7 दिन में 10.2 हमारा डबलिंग रेट देश में है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 130 हॉटस्पॉट सारे देश में, 284 नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट और नॉन इन्फेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट 319। इस प्रकार से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में ये कहा कि कोरोना वायरस के दोगुना होने की दर में काफी कमी आई है और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में कोविड-19 पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की स्थिति में हम होंगे। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में भारत दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है, जहां इस महामारी से बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने कोविड-19 के मामलों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों से ज्यादा निगरानी, गहन संपर्कों और बीमारी के लक्षणों का जल्दी पता लगाने के प्रयासों की जरूरत बताई। A coronavirus outbreak in China on 7th of January, when they informed the WHO and the whole world. And on 8th January itself, in my health ministry, we had called the meeting of group of experts. In the next couple of days, on 17th of January, we had issued detailed health advisories to all the states. We had started point of entry surveillance at our airports, and later on we did that on our seaports also, as at our land borders also. We started our community surveillance, and then you have seen over the last 3 months we have been working very hard round the clock and relentlessly. All of us have been working to ensure that the curve about which you are talking, it never had a steep rise in our country. It never showed an exponential growth. And today I can say with so much of pride and confidence that the curve is steady. And right now our efforts are aimed at reversing the curve. स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने की योजना चल रही है, जिसके तहत 31 मई से पहले रोजाना कम से कम 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य है। We have almost 430 laboratories in the country. We are doing over 80,000 tests in a day, and our present capacity is 90,000 tests in a day, and we intend to go up to 1 lakh tests per day. So that's the strategy. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वैक्सीन को तेजी से विकसित करने के प्रयासों में लगी है, जिसमें भारत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज अनुसंधान के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और आयुष के पारंपरिक ज्ञान को एक बड़ी वैश्विक आबादी तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस अनुसंधान में जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा। साथ ही बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। वहीं आयुष संजीवनी ऐप के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जारी हिदायतों पर अमल का आकलन भी किया जा सकेगा। भारत के स्वतंत्रता के मिलने के बाद ये पहला अवसर है जब हम आयुर्वेद को मॉडर्न तरीकों से उसके क्लिनिकल ट्रायल्स
ऐसे समय में प्रारंभ कर रहे हैं जब दुनिया के सामने एक कोविड-19 नाम की त्रासदी सामने आई। तो ये शायद इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण हो सकता है, जहाँ एक तरफ हम कोविड-19 से जंग जीतने के अंदर एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके साथ साथ जो सैकड़ों सालों से हम केवल सोचते रहे लेकिन कभी हम उस प्रकार से प्रारंभ नहीं कर पाए, उस नाते भी जो मॉडर्न तरीके से ये क्लिनिकल ट्रायल से प्रारंभ होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षण के अध्ययन के लिए 21 संस्थानों को मंजूरी दे दी है। ये संस्थान कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का आकलन करने में शामिल होंगी। ये संस्थान कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं को सीमित करने के मकसद से इस बीमारी से स्वस्थ हुए व्यक्ति के प्लाज्मा के प्रभाव का आकलन करेंगे। इस अध्ययन के लिए सैंपल साइज 452 है। इसमें 400 नमूनों का पंजीकरण होने के बाद कोई नया संस्थान नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए ICMR ने केंद्रीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के खून से एंटीबॉडीज ली जाती है और उन्हें संक्रमित मरीज के खून में मिला दिया जाता है। इससे संक्रमित मरीज की प्रतिरोधक प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। इस अध्ययन में शामिल होने के लिए 111 संस्थानों ने आवेदन किए थे। 4 मई तक ICMR ने इस प्लासिड परीक्षण के लिए 21 संस्थानों को मंजूरी दी है। इनके अलावा 90 और अस्पतालों ने भी परीक्षण के तहत आवेदन किया है और जरूरी दस्तावेज पूरे होने के आधार पर आवेदन पर विचार किया जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस स्थिति की। पूरे देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अब 28.83% हो गई है। वहीं अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो इस वक्त कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 53,000 हो गई है। इनमें करीब 36,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए केस आए हैं और अब तक देश में कुल 15,267 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,783 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरी दुनिया में 38,36,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,65,000 लोगों की इस कोविड-19 की वजह से जान गई है। वहीं अभी तक पूरी दुनिया में 13 लाख लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। देशों पे अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे ज्यादा 12,63,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उधर इटली में करीब 2,14,000 मामले सामने आए हैं और 29,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं स्पेन की, तो यहाँ पर अब तक 2,53,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 25,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्रांस में 1,74,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 25,500 से ज्यादा लोगों की यहाँ भी मौत हो चुकी है। ब्रिटेन का रुख करते हैं। यहाँ 2 लाख से ज्यादा मामले अब सामने आ चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा रूस में 1,77,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि जरा सी लापरवाही कोरोना वायरस महामारी से बाहर निकल रहे देशों को दोबारा लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर सकती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर संयमित और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को नहीं हटाया जाता है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है और दोबारा लॉकडाउन लागू करने की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बयान ऐसे में बेहद अहम है क्योंकि ज़्यादातर देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। कई जगह से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ये वक्त है कि निगरानी पूरी बनाए रखी जाए और कोविड-19 से बचने के लिए जो उपाय हैं उस पर देश पूरी तरह से ध्यान दे, उन्हें लागू करें। WHO ने यह भी कहा कि ये वक्त स्वास्थ्य सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने का है और
एकजुटता के साथ, वैश्विक एकजुटता ही कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा एंटीडोट है जो हमें जीत दिला सकता है। The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से आज मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही आने वाले समय में संसद सदस्यों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका और संसदीय समितियों की बैठक पर विचार विमर्श किया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने सांसदों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकार एवं समाज सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनेक मानवीय कार्यक्रमों में भी सांसदों द्वारा सक्रिय सहयोग दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपदा की इस घड़ी में जब लोगों को उनके जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सांसदगण अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच हैं। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति में यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकें कराए जाने की संभावना पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने दोनों सदनों के महासचिवों को निर्देश दिया कि दोनों सदनों के वर्तमान नियमों, वर्चुअल बैठकें कराए जाने के संदर्भ में अन्य देशों के अनुभवों और उनके द्वारा विकसित प्रथाओं और प्रणालियों और इसके लिए आवश्यक एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में लगने वाले संभावित समय आदि मुद्दों का अध्ययन कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थायी समितियों की बैठक कराए जाने के संभावित परिणामों की समीक्षा करें। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल वेसाक बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में भी समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत दुनिया के साथ खड़ा है और एकजुटता के साथ हम इस चुनौती से पार पालेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते हुए हर किसी की मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सभी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा और सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, यह सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से
पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है और भगवान बुद्ध ने भारत की इस संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन के चलते परेशान हो रहे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री ने सराहना भी की। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे और लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार आज पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब हम कोविड-19 के रूप में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और इस तरह भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध का संदेश हमें प्रेम, सत्य, करुणा और अहिंसा के साथ मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड महामारी की अवधि में भगवान बुद्ध का स्नेह और करुणा का शाश्वत संदेश कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम सहिष्णुता से समाज को संगठित रखें, सहानुभूति के भाव से जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करें। इस महामारी में अपनी चिंता किए बिना समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रहरियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन परिस्थितियों से बाहर निकले। आज हम सभी इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए मिलजुल कर जुटे हुए हैं। भगवान बुद्ध के 4 संदेश दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है
उसे उसी रूप में स्वीकारना भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर आज समूचे राष्ट्र ने उन्हें याद किया। 1861 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। एक कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार और नाटककार के तौर पर हमेशा उन्हें एक युग पुरुष के तौर पर याद किया जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें नमन किया है। उन्हें याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये भारत का सौभाग्य ही था कि हमें विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उदार वैश्विक दृष्टि से मार्गदर्शन मिला। उन्होंने शांति निकेतन में मानव की नैसर्गिक जिज्ञासा को शिक्षा का आधार बनाया, जिसमें प्राकृतिक परिवेश के अद्भुत सौंदर्य की प्रेरणा स्वतः ही मनुष्य की उदार और सात्विक सृजनात्मकता को जागृत करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अपनी प्रार्थना में गुरुदेव की शिक्षा को याद रखें कि हम खतरों से बचने के लिए प्रार्थना न करें, बल्कि खतरों के सामना करने के लिए साहस के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और एक ही अपील कि आप कोरोना वॉरियर्स का पूरा सहयोग करें और सभी एहतियात घर पे रहते हुए जरूर बरतें। नमस्कार।